आज हम प्रेमचंद की चर्चित कहानी बेटों वाली विधवा की मूल संवेदना पर विचार करेंगे। हम सभी ये जानते हैं कि जो लेखक या साहित्यकार होता है वह बहुत ही संवेदनशील होता है। जो चीज़ या जो घटना हमारे लिए आम होती है, एक साहित्यकार के लिए, एक लेखक के लिए वही घटना जब उसके मर्म को स्पर्श करती है तो वह कविता, कहानी या किसी भी रचना का आकार ग्रहण करके हमारे सामने आती है। लेखक का मर्म जिस बात से आहत होता है या प्रभावित होता है, आदृत होता है, उसे व्यक्त करने के लिए उसका मन छटपटाने लगता है, व्याकुल हो उठता है और पूरी कहानी का ताना बाना उसी मार्मिक घटना के इर्द गिर्द घूमता है और वही उस कहानी की मूल संवेदना बन जाती है। बेटों वाली विधवा कहानी को प्रेमचंद ने गहरी संवेदनात्मक दृष्टि से अंकित किया है। इस कहानी का केंद्र और करुणा का स्रोत कथा नायिका फूलमती है, जो पंडित अयोध्यानाथ की पत्नी है और अब पंडित अयोध्यानाथ के दिवंगत हो जाने के बाद वह विधवा है, जिसके 4 जवान पुत्रवधुएं हैं, पुत्री है, भरा पूरा संपन्न परिवार है। किंतु वैधव्य के पश्चात उसकी क्या दशा है, इसी संवेदना के इर्द गिर्द पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। और कथा को पढ़कर जब हम रस दशा तक पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उस कहानी का ताना बाना हमारे इर्द गिर्द समाज में हो रही जो घटनाएं हैं उसके इर्द गिर्द ही बुना गया है। जो मुख्य बात है वह यह है कि वैधव्य के पश्चात परिस्थितियां किस तरह से परिवर्तित हो जाती है। फूलमती का वैधव्य हमारी संवेदनाओं को झकझोरता है। अपने पति के जीवित रहते जो अपने पुत्रों और बहुओं को आज्ञा देती थी, रुपया पैसा जिसके हाथ में रहता था, अब विधवा होते ही उसके समस्त स्वामिनी के अधिकार छिन गए। फूलमती का वैधव्य ही उसकी दुर्दशा का कारण है। कहानी का शीर्षक भी इसी तथ्य और भाव को व्यक्त करता है। संपन्न घर की स्वामिनी विधवा होते ही किस प्रकार से दरिद्र, दुखी, लाचार और अनाथ हो गई है। वह अपने ही पति की 13वीं और क्रियाकर्म को भी विधिवत अपने मान सम्मान के योग्य संपन्न न करा सकी। अपने पति द्वारा कमाए गए 20,000 रुपयों पर पुत्रों ने एकमात्र अपना अधिकार बताया। बहन की शादी में भी उन्होंने पैसा खर्च करने के लिए मना कर दिया। तो ये फूलमती का वैधव्य ही था जिसने उसे सभी अधिकारों से वंचित करके और दया का पात्र बनने को मजबूर कर दिया। यही जो विधवापन है, फूलमती की स्थिति में इस वैधव्य के साथ साथ जो परिवर्तन आया है वही पाठकों को मर्माहत करता है। वैधव्य के अभिशाप के कारण ही वह अपनी पुत्री का विवाह अपने पति के द्वारा तय किए गए व्यक्ति से न करके 40 वर्ष के एक अधेड़ उम्र वाले व्यक्ति से करने के लिए विवश हो जाती है। जैसे ही वह विधवा होती है, पति के द्वारा कमाई गई संपत्ति पर से उसका अधिकार उठ जाता है, हट जाता है। पति के मरने पर उसकी संपत्ति पर जो अधिकार था वह पुत्रों को मिल जाता है। यह जो कानून है, प्रेमचंद जी ने इस पर करारा व्यंग्य किया है। इस कहानी में कामतानाथ अपनी माँ फूलवती को यह कह देता है कि जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वह तुम्हारे नहीं हैं। तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि कानूनन उन्हें अधिकार मिल गया था। फूलमती यहाँ झल्लाई हुई कहती है, भाड़ में जाए तुम्हारा कानून, मैं ऐसे कानून को नहीं जानती। तुम्हारे दादा ऐसे धन्ना सेठ न थे,
मैंने ही पेट और तन काट कर यह गृहस्थी जोड़ी है। नहीं, आज बैठने की छाह न मिलती, मेरे जीते जी तुम मेरे रुपये नहीं छू सकते। लेकिन फिर भी जो कानून था वह फूलमती के संपत्ति के अधिकार को संतान को दे देता है। और इस प्रकार विडंबना है कि जिस संपत्ति को उस दंपति ने पेट काट कर जोड़ा था, वही फूलमती अब उसको अपने काम में नहीं ले सकती है। कहानी में लेखक ने इस स्थिति पर व्यंग्य करते हुए हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट भी किया है। पुत्र और पुत्र वधुओं की उपेक्षा का शिकार जो फूलमती है वह इसीलिए है कि उसका वैधव्य इन सब चीज़ों के मूल में है। उसे बहुत पीड़ा होती है जब उसके अपने ओरस पुत्र ही उसकी उपेक्षा और अनादर करते हैं। उसकी पति की मृत्यु के पश्चात वह अपना अधिकार खो देती है और अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती। जो लड़के और बहुएं फूलमती के इशारे पर नाचते थे, आज उसे आयोजन के बारे में सूचना तक नहीं देते। बड़ी बहू उससे बिना पूछे तिजोरी खोलती है और जो रुपये उसने जमा किए थे उस पर उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। इससे ज़्यादा क्या अपमान होगा कि लड़का माँ से अप्रत्यक्ष रूप से कहे कि तुम हमारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हो। पति के मरते ही कानून के अनुसार विधवा माँ का अधिकार धन पर से हटते ही संतान का व्यवहार किस प्रकार बदल जाता है, इसको इस कहानी में दर्शाया गया है। वस्तुतः आज धर्म और नीति का शासन नहीं, कानून का शासन है। भौतिकता का युग है, पैसा ही सब कुछ है। जब तक लड़के किसी लायक न थे, माँ पर निर्भर थे, तब तक माँ के आज्ञाकारी थे। और जब कानून के कारण उन्हें संपत्ति का अधिकार मिल गया तो माँ को उन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका, अपने अधीन समझ लिया। इससे अधिक कष्टकारक स्थिति और क्या होगी। प्रेमचंद के शब्दों में फूलमती की संपूर्ण आत्मा मानो इस वज्राघात से चीत्कार करने लगी और उसे लगने लगा कि वाहरे अंधेर, मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छाह में खड़ी नहीं हो सकती। मगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए। उसे मातृत्व अभिशाप जान पड़ता है। उसे लगता है कि ऐसी संतान का मैंने जन्म ही क्यों दिया जिससे कि मुझे इस तरह अपमानित होना पड़े। फूलमती एक सामाजिक और पारंपरिक स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है। उसे समाज में बदनामी का डर है। उसे लगता है कि भले ही सब कुछ चला जाए लेकिन आन बान और मर्यादा या इज्जत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए बेइज्जती मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होती है। संभावितस्य चा कीर्ति मरणादतिरिच्यते। विधवा फूलमती को भी यही चिंता होती है कि ये जो मेरे पुत्र हैं जिन्हें कोई अनुभव नहीं है, वे घर गृहस्थी कैसे संभालेंगे, समाज में किस प्रकार अपना स्थान बनाएंगे। और जब ब्रह्मभोज में मरी हुई चूहिया आ जाने से लोग खाना खाते हुए उठकर चले जाते हैं तो उसके पुत्रों को तो कोई दुख नहीं होता, लेकिन फूलमती का दुख अपार है। वह रो पड़ती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या, किसी को शर्म हया तो है नहीं। आत्मा तो उनकी रो रही है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की मर्याद बनाने में ख़राब कर दी। शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है। और जब गंगा नदी से जल लेने फूलमती गई और पैर फिसलने से जल में डूबकर मर गई, तब भी यही चर्चा होती है कि हाँ थे तो, पर उसके भाग्य में ठोकर खाना ही लिखा है। तो समाज में बदनामी का डर फूलमती को अंदर ही अंदर कचोटता रहता है, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण भी बन जाता है। फूलमती को वैधव्य के कारण अपने ही घर में नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है। 4 बेटों की विधवा माँ अपने ही घर में झाड़ू बुहारी और चौका बर्तन करने को विवश हो जाती है। यह जो स्थल है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति का हृदय रो पड़ता है कि किस प्रकार से एक घर की जो मालकिन है
वह स्वयं वही नौकरानी की तरह उससे बर्ताव किया जाता है और पराए घर से आई पुत्रवधुएं ही नहीं, स्वयं उनके बेटे भी उनका तिरस्कार करते रहते हैं। और जब वह पानी लेने के लिए जाने लगती है तो बेटा उमानाथ व्यंग्यपूर्वक कहता है कि इसने अपनी बहुओं पर बहुत शासन किया है, अब प्रायश्चित भी करने दो। किसी बेटे को अपनी माँ को सर्दी में गंगाजल से लाते हुए नहीं रोका, उन्हें कोई चिंता नहीं थी और वह मर भी गई तो भी उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। तो कहानी में इस मार्मिक स्थल को लेखक ने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि मानवीयता के दृष्टिकोण से प्रत्येक ऐसा पुत्र शर्मसार महसूस करता है। पुत्री के अरमान पूरे न कर पाने का दुख भी फूलमती को अंत तक सालता रहता है। चूँकि पंडित अयोध्यानाथ ने जिस व्यक्ति से उस पुत्री की शादी निश्चित की थी, पैसों के लालच में बेटे उससे उसकी शादी नहीं करवाते और फूलमती को लगता है कि ना तो पुत्री का विवाह हुआ है और रुपयों में भी उसे हिस्सा नहीं मिला था। वह माँ का अपमान भी नहीं करती थी और भाई उसके विवाह में बाधक बन रहे थे। इसका फूलमती को अत्यधिक कष्ट है। उसने संपत्ति अपना पेट और तन काटकर इसलिए जोड़ी थी कि उसने अपनी जिम्मेदारी जिससे वह अपनी जिम्मेदारियों का भली पूर्वक निर्वाह कर सके, किंतु वह चाहकर भी अपनी पुत्री का विवाह तय स्थान पर नहीं कर पाती और अंत में एक अधेड़ से उसकी शादी करवा दी जाती है। तब उसे लगता है कि कुमुद ने भी तो मेरी ही कोख से जन्म लिया है और मैं माँ होते हुए भी समानता का व्यवहार नहीं कर सकी, इसलिए उसका जो ममत्व है वह अपनी पुत्री के लिए तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है। अंत में नायिका की जो करुण मृत्यु है वह हम सभी को झकझोर कर रख देती है। एक समृद्ध व्यक्ति की विधवा, 4 बेटों की माँ, जिसने अत्यंत उपेक्षापूर्ण वातावरण में भी अपने पुत्रों की हित कामना के लिए अपने गहने दे दिए, जिसने भरी सर्दी में बीमार पुत्र के लिए गंगा जल लाने का कष्ट उठाया, वही गंगा में बह गई और लोग उसके दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहे थे। यह करुण अंत हमें सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या वैधव्य अभिशाप है। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने कहानी के शीर्षक बेटों वाले विधवा के अनुरूप ही विधवा माँ की दुर्गति का मार्मिक ढंग से चित्रण किया है और पाठकों को में यह कहानी संवेदना जगाने में पूर्णतया सक्षम है। फूलमती को एक तो विधवा होने का कष्ट है, संपत्ति पर अधिकार छिन जाने का कष्ट है, पुत्रों और पुत्रवधुओं के द्वारा उपेक्षा किए जाने का कष्ट है, कड़वे जवाब उसे जो सुनने पड़ते हैं उसका कष्ट है, पुत्रों के साथ अपने ढंग से न्याय न कर पाने का कष्ट है, समाज में बदनामी होने का कष्ट है और अपनी पुत्री के अरमान पूरे न करने का कष्ट है। इस प्रकार फूलमती विधवा होने पर चारों ओर कष्ट और अपमान से घिर कर हमें छटपटाती सी दिखाई देती है और उसके प्रति पाठक की पूर्ण सहानुभूति उमड़ पड़ती है और तब हमें कहानी का शीर्षक बेटों वाली विधवा बहुत ही सार्थक जान पड़ता है कि सिर्फ एक पति की मृत्यु किस प्रकार एक संपन्न परिवार की महिला का जो स्थान है उसको अलग से गिरा देता है या उस महिला के साथ किस तरह की ज्यादती होती है, इसको इस कहानी में बखूबी बताया गया है।